वी कॉल हिम स्काई। उसकी जो रैंक आई है वो आई है 448 ऑल इंडिया। तुम इतना ग्रेटिट्यूड फील करते हो और सामने वाले को भी अच्छा फील करवाते हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सृजन एंड सृजन्स एटीट्यूड। Good morning, everyone. Welcome to the new podcast of Logically Sensible, where two people meet, discuss, and share. Today, we have invited on our show the very, very famous personality of a school specifically and of an institute, Srijan Kumar Yadav. We call him Sky. उसकी जो रैंक आई है वो आई है 448 ऑल इंडिया। वेलकम सृजन ऑन आवर शो। थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। एक काफ़ी ख्वाहिश थी आपसे मिलने की और अब कितने बढ़िया समय पर आपसे मिल पाए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत ज़्यादा खुशी है कि एक ऐसा अचीवमेंट पाने के बाद भी तुम इतना ग्रेटिट्यूड फील करते हो और सामने वाले को भी अच्छा फील करवाते हो। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ सृजन एंड सृजन्स एटीट्यूड। सृजन, सवालों का सिलसिला जारी करते हैं अगर तुम मुझे अगर परमिशन दो तो। अरे सर, परमिशन की क्या बात। सो ऑल इंडिया रैंक 448। जब तैयारी कर रहे थे तो एक अलग टेंशन होगी ज़िंदगी में, और फिर अचानक से जब रिजल्ट आया, मतलब अचानक से तो नहीं आता, सॉरी, मतलब मेहनत करने के बाद एक रिजल्ट आया, तो कैसा फील हुआ 448 रैंक के लिए? सर रैंक तो ठीक है, आ गई, एक थोड़ा एक्सपेक्टेशन से ऊपर ही आया। काफ़ी अच्छा लगा उसको देखकर कि ठीक है, जितनी मेहनत करी वो आखिरकार अचीव हो गया, रिजल्ट आया, काफ़ी अच्छा लगा तो वो देख के। और ठीक है, 2 साल बर्बाद नहीं हुए। तो काफ़ी अच्छा, वो क्या बोलूँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और क्या फीलिंग आई थी, मैं तो वाह, मैं चिल्ला पड़ा था सच में, अरे वाह। हाँ, ग्रेट। ये बात बिल्कुल सच है। बिल्कुल सच है सर। कि घर में मम्मी पापा बैठे हुए थे बगल में, मैं रिजल्ट चेक करता हूँ, 448, क्या बात है। ये एक्सप्रेशन था, बल्कि और थोड़ा एग्जैजरेटेड वे। हाँ, यहाँ पे तुम बता नहीं सकते हो। नहीं बता सकते। ये क्या सच है क्या? अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो प्यासा होता है, प्यासा, तो पानी की कीमत जो होती है, इंपॉर्टेंस प्यासे को ही होती है। जिसको रेगुलर जो पानी पी रहा हो तो उसे नहीं पता। जैसे सक्सेस, जैसे लोग होते हैं ना, बहुत सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं, कुछ लोग बॉर्न इंटेलिजेंट होते हैं। तो तुम्हें एक्चुअली एहसास हो, क्योंकि जब तुम 9th या 10th में, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ लॉजिकली सेंसिबल के प्लेटफॉर्म के थ्रू, मैं ये चाह रहा था कि सृजन बताए, बट मैं ही बता देता हूँ कि मैंने सृजन को क्लास 9th और 10th में इंग्लिश पढ़ाई है। तो ये शुरू से ही बहुत सिंसियर और ओबीडियंट बच्चा था। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा तो लगता था कुछ करेगा, मगर इसने कभी तुमने ये ख्वाहिश जाहिर नहीं की मुझे, मुझे अपना प्लान नहीं बताया, कभी ड्रीम नहीं बताया कि तुम डॉक्टर बनना चाहते हो। तो मुझे कहीं ना कहीं तो था एहसास कि तुम कुछ करोगे, अचीव करोगे। मगर जब ये 448 रैंक आई तो एक अलग एहसास था जिंदगी में। उससे पहले कभी कोई ऐसा एहसास हुआ तुम्हें कि नहीं हुआ? सर 9th-10th की तो देखी जाए, स्कूल लाइफ एक अलग थी कि ठीक है, पढ़ लिया, वहीं अपना एक छोटा सा 50-60 बच्चों का ग्रुप है, उसमें ठीक है, हम आ गए, बढ़िया पढ़ाई अच्छी कर। फिर 11th में एकदम से चेंज हो जाती है लाइफ, हमारे सब्जेक्ट्स बदल जाते हैं। जो सब्जेक्ट्स हमने चूज़ किए हुए हैं, अब हमें लगता है कि कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं चूज़ कर लिया, क्योंकि शुरुआत में वह थोड़ा पढ़ाई का लोड तो बढ़ ही जाता है। 10th से 11th जाते हैं, या फिर 8 से जैसे 9th में जाते हैं तो 9th में पढ़ाई बढ़ी जाती है। अब 11th में जाएंगे तब भी थोड़ी बढ़ती, पढ़ने का तरीका बदलता है। तो शुरुआत में मेरा काफ़ी, कह सकते हैं, थोड़ा डिप्रेशन भी हुआ। कि डिप्रेशन बहुत इंटेंस नहीं, बहुत ऐसा लगा कि उतना उस लेवल तक नहीं अभी मैं पहुंच पा रहा कि मुझे जो चाहिए। तो शुरुआत में जैसे 11th में मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी, तो मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे थे। अब पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही, कोरोना का टाइम था सर वो, तो फिर वैसे ही डिले हो चुका था। सितंबर के बाद पढ़ाई स्टार्ट हुई, फिर स्कूल वगैरह, तो ऐसे ही आना जाना, तो थोड़ा टाइम लग गया सब मैनेज करने में। पढ़ाई स्टार्ट हुई थी सर 12th से। अच्छा, 12th से, जो लग के बिल्कुल। अब 11th कह सकते हैं थोड़ा सा ढीला ढाला ही गया था। 12th से फिर पढ़ा, कोशिश करी, आगे बढ़े, आखिरकार
हो गया, मतलब वो फाइनली कि अब हो गया। एकदम एंड में 12th में लगा था कि हाँ अब मैंने पढ़ा है, वरना पहले लगता था कि ठीक से नहीं चल रहा है, कुछ तो बेहतर होना चाहिए। मतलब 11th में तुम्हें खुद एहसास हो गया था कि मतलब तैयारी उस लेवल की नहीं चल रही है। जी। 12th में तुम्हें जाके एहसास हो गया, हाँ। क्योंकि तुमने क्या मेहनत ज़्यादा की, या तुमने स्ट्रैटेजी बदली, या कोई तुम्हारे मेंटोर्स ने तुम्हें समझाया, या खुद ही एहसास हुआ। हाँ, मैं एक बात, सॉरी मैं बीच में बात काट रहा हूँ, मैं बात बताना चाहता हूँ कि सृजन के मम्मी और पापा दोनों ही डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने पढ़ाई में शायद ना हेल्प की हो, मुझे नहीं पता, बट उन्होंने कहीं ना कहीं तुम्हें मोटिवेट तो किया होगा कि हाँ ऐसे से ऐसे करना है। मोटिवेशन तो फिर अब घर में ही डॉक्टर्स हैं तो मोटिवेशन बिल्कुल बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला कि अब एक ये भी चीज़ रहती है कि हम पापा मम्मी की तरह बनेंगे, फिर दूसरों की मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। वो काफ़ी अच्छा लगता है कि पापा मम्मी को जो रिस्पेक्ट मिलती है दूसरों से डॉक्टर बनने के बाद, तो लगता है कि हाँ हमें भी वैसा कुछ चाहिए। और बात वही कि अब पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बात ये है कि हमें सपोर्ट पेरेंट्स से ही मिल पाता है, दूसरी जो पढ़ाई से रिलेटेड जो भी और एस्पेक्ट्स हैं उसमें आपके टीचर्स मदद कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स मदद कर सकते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा परेशान हो जाते हैं तब घर पर ही आपको सुकून मिलता है और कहीं नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये बताओ, हम शुरुआत में ही थोड़े ज़रूरी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जो तुम्हारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे जो तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन के जर्नी में रहे। तुम एक बार बताओ, कभी तुमने एहसास किया था ये कभी, अच्छा बाय द टाइम तुम चाय भी पी लो प्लीज़। जी सर। कभी तुमने एहसास किया था कि वो टीचर, मतलब एक नॉर्मल टीचर जो 9th और 10th में तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हो और वो अचानक से जब तुम नीट का एग्जाम क्लियर कर लोगे, वो तुम्हारा पॉडकास्ट कर रहा होगा एक दिन? पहली बात तो सर आप नॉर्मल नहीं है, आप मेरे लिए सच में सर ग्रेट है सर। थैंक यू वेरी मच। आपकी वजह से मतलब एक स्टिमुलस तो आप ही ने दिया सर। अरे ऐसा नहीं है। हर स्टूडेंट की लाइफ में एक टीचर आता है कि वैसे तो मेरी मतलब काफ़ी टीचर्स के मामले में मेरा लक काफ़ी अच्छा रहा है, फॉर्चुनेट जो भी आप कह लीजिए कि टीचर्स अच्छे मुझे मिले, लेकिन सर आपने जो चेंज लाया कि आप हमेशा कहते थे ना कि एक तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, वो काफ़ी अच्छा लगता था सर सुनने में कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये वाली बात आती थी। तो सर और फिर ख्वाहिश तो ये थी सर, मतलब ख्वाहिश नहीं, ये मैं सोचा करता था कि अभी सर के मतलब अभी सर पढ़ा रहे हैं, पता नहीं अब कब मिलेंगे। सोचा मतलब ऐसा तो नहीं सोचा था, क्या बात है अब सामने आप बैठे क्या बोलूँ। एक्चुअली ये बच्चों का प्यार है, और कभी कभी लगता है कि हमारी मेहनत बर्बाद नहीं जाती। बहुत सारे लोग मिलते हैं और वो भूल जाते हैं। मतलब मैंने तो ऐसे भी बच्चों को देखा है कि 9th पढ़ी 10th पढ़ी उन्होंने, और जब वो 11th में आते हैं तो वो विश तक नहीं करते हैं। मुझे अभी तक याद है जब सृजन की ऑल ओवर इंडिया 448 रैंक आई थी, और ये हमारी पूरा प्रोसेशन हो रहा था मेरे ख्याल में, अगर तुम्हें याद होगा, पूरे झांसी में जुलूस निकल रहा था, प्रोसेशन तुम्हारा। तो जब मैंने सृजन को आवाज़ दी, मुझे अभी तक याद है, तो सृजन ने मैंने आवाज़ दी, ये इसके पूरा पगड़ी वगड़ी लगा के, ये पूरा सक्सेस हम लोगों की चल रही थी, पूरा ये शहर में घूम रहे थे ये लोग। तो जब इसने मुझे देखा ना, तो इसने सबसे पहले तो पैर छुए और मुझे अपनी जीप में ही बुला लिया कि सर आप आइए। तो वो इज्जत ना तुमने शुरू से दी है, और वो एक आम इंसान नहीं दे सकता है। एक आम इंसान जो IIT या नीट क्लियर कर लेता है वो नहीं दे सकता। तुम्हारे अंदर शुरू से ही था वो एक रिस्पेक्ट, जो तुम्हारे मम्मी पापा ने जो तुम्हें वैल्यूज़ दी है ना, वो अलग से दिखता है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं शुरुआत में कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा हो सके बोल लूँ, फिर मैं तुम्हें मौका दूंगा। कोविड के दौरान शायद तुमसे मैंने एक बात शेयर नहीं की होगी। कोविड के दौरान जब हर जगह हर एक इंसान अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, उस दौरान तुम्हारी मदर हमारे स्कूल में आई थी और सब लोगों को दवाएं दी थी उन्होंने। तो मतलब जो माँ के अंदर है वही बेटे के अंदर है, जो पापा के अंदर है तुम्हारे वही तुम्हारे अंदर है। तो ये पूरी फैमिली ही एक इतनी अच्छी फैमिली है। एक्चुअली मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बताना चाहता हूँ कि पूरी फैमिली, मतलब ऐसा नहीं है कि सृजन अच्छा है वो रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इसके पापा, इसकी मदर कोविड में मतलब वॉरियर की तरह उन्होंने काम किया है, और उन्होंने ज़रा सा भी नहीं सोचा कि उनको क्या हो जाएगा उस कोविड में। उन्होंने पूरे कोविड में हमारे स्कूल में आई और उन्होंने सबको दवाइयाँ दी, इंजेक्शन दिए, और शायद मेरे ख्याल में मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट किए। बहुत अच्छा। चलो सृजन, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। तुम्हारा रोल मॉडल कौन है?
मतलब हर एक इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक रोल मॉडल होता है, कोई टीचर भी होता है, पेरेंट्स भी होते हैं, कोई एक्टर होता है, कोई साइंटिस्ट होता है, जो इंसान बनना चाहता है तो हो सकता है उस फील्ड में कोई रोल मॉडल हो। तो आंसर देने से पहले तुम्हें दो चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला कि रोल मॉडल कौन है और वो रोल मॉडल क्यों है, तुम्हें उसके पीछे रीज़न भी देना पड़ेगा। सर रोल मॉडल मेरे पेरेंट्स ही हैं। अब पापा क्योंकि उनके टैलेंट, उनकी स्किल्स की वजह से मेरे रोल मॉडल, और मम्मी अपने वर्क की तरफ उनका डेडिकेशन जो है, जो अपने मतलब काम से काफ़ी लोग लव नहीं करते हैं, मम्मी को अपने काम से बहुत प्यार है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेरी नाइस। तो इसलिए मेरे पेरेंट्स मेरे रोल मॉडल, तो मतलब जैसा मैं बनना चाहता हाँ, मतलब काम से प्यार करना एक तरीके से वन ऑफ द क्वालिटीज़ है। हूँ। बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है सर ये। मतलब अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो फिर काम 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 नहीं लगेगा, खेल लगेगा। एक वो बिल्कुल सही डायलॉग है ना, इतनी फेमस मूवी है सर वो, उसका डायलॉग तो ऐसे ही, 3 इडियट्स। अच्छा बिल्कुल सही। उसने तो काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया है कि जिस चीज़ से प्यार करो उसी को करियर बनाओ। जी सर। एक्चुअली तो कोई ऐसी एडवाइस देना चाहोगे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से? मतलब मैं कोई तुमसे टॉपिक नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कोई सब्जेक्ट नहीं पूछ रहा हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, एक ऐसी एडवाइस जो ओवरऑल मतलब उसको नीट क्लियर करने में बच्चे को, एस्पिरेंट को वो हेल्प करे। जी सर। अभी जैसे देखते हैं कि बहुत से लोग अपना घर छोड़कर जैसे कहीं बाहर जाते हैं कोचिंग के लिए कुछ की, तो वो थोड़ा मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि अब फैसिलिटीज़ हर जगह आ चुकी हैं। अब ऑनलाइन चाहें या फिर आप ऑफलाइन चाहें, सेंटर्स खुले ही हुए हैं, बल्कि आप तो फ्री में भी कोचिंग कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आप आ चुकी हैं। तो घर से बाहर जाके तैयारी नहीं करनी चाहिए, घर में रहकर आप तैयारी करिए, आपको मम्मी पापा का सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि इस जर्नी में काफ़ी बार ऐसे मोमेंट्स आएंगे कि आप मतलब आपको लगेगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, और मतलब वो काफ़ी बहुत हिट करता है। अब उस टाइम पर आपको कोई चाहिए जो आपको मोटिवेट कर सके। वहाँ हॉस्टल्स में जो जैसे कोटा में लोग ज़्यादातर चले जाते हैं, इसलिए वहाँ पर इतने सुसाइड होते हैं सर कि कोई देखने वाला नहीं होता। वो बहुत ज़रूरी है सर। पढ़ाई अपनी जगह ठीक है, लेकिन हेल्थ भी तो ज़रूरी है ना सर। ऐसे और ऐसा कुछ बहुत अंतर भी नहीं आता। मतलब आप पढ़ना है तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मतलब ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैं सामने लाना चाह रहा था। एक्चुअली हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के पूछा था कि, और कोई ऐसा कोई स्क्रिप्ट नहीं था। मैं सवाल आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं सवाल सारे लिख के लाता हूँ और उस हिसाब से मैं अपने जो गेस्ट होते हैं उनसे पूछता हूँ। बट बच्चे जो बाहर जाके पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर 1000 बच्चे हैं, 10,000 बच्चे हैं तो सारे ही क्लियर कर पाएँ एग्ज़ाम्स को। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो या तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर वो पेरेंट्स, देखिए पढ़ाई तो वही है, टीचर्स भी वही है, चाहे कोटा की बात करें, चाहे झांसी की बात करें, और सारे शहरों में छोटे बड़े कोई भी शहर की हम बात करें तो सारे कोचिंग सेंटर्स खुल चुके हैं। तुमने भी शायद झांसी में कोई कोचिंग से ही अपना नीट क्लियर किया है। हाँ, तो जो क्योंकि एक्चुअली अगर मैं बोलूँ या कोई टीचर बोले तो सबको ये लगेगा कि हाँ ऐसे ही बच्चों को रोकना चाहते हैं झांसी में। बट एक नीट क्लियर करने के बाद एक बच्चा जो एम्स भोपाल में पढ़ रहा है अभी, वो बता रहा है, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि कोशिश करिए कि आप अपने ही शहर में रह के अपने माँ बाप के सुपरविजन में रहते हुए तैयारी करिए। 110% जहाँ तक है उनका रिजल्ट सामने आएगा। जी ठीक है। एक बात बताओ, हाँ ये तो सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और काफ़ी बच्चे वेट भी कर रहे होंगे। नीट की प्रिपरेशन के वक्त कोई डिस्ट्रैक्शन था? मैं चाहे 11th की बात करूं या 12th की बात करूं, कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन था? अगर था, नहीं था तो कोई बात नहीं, अगर था तो उसको तुमने कैसे कंट्रोल में लेके अपनी पढ़ाई को जारी रखा? सर स्टूडेंट लाइफ में एक जो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन रहता है वो फ़ोन है। अच्छा, फ़ोन है, तो उसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी रहता है। अब क्या है कि अब फ़ोन से दूर भी नहीं रहा जा सकता। अब ऐसा टाइम आ गया है कि काफ़ी फ़ोन से ही हर काम हो रहा है, आपको पढ़ाई भी फ़ोन से ही करनी है। तो अब आप उसको लिमिट कर सकते हैं। जैसे आप यूज़लेस चीज़ें फ़ोन में मत चलाइए। मोस्टली सोशल मीडिया के लिए मैं कहूँगा वो बहुत बेकार चीज़ लगती है सर मुझे। सोशल मीडिया ज़्यादा पसंद है नहीं। अगर आप उसको अपना मतलब
प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर रहे हैं तो फिर देन इट्स गुड। लेकिन एक चीज़ कही जाती है कि हम सोशलाइज होने के लिए कर रहे हैं, तो सोशलाइज आप फिजिकली हो जाएगी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और फिर सोशल मीडिया के लोग काम भी नहीं आते सर, जो फिजिकली आप रोज़ मिल रहे हैं जिनसे आने जाना है, तो वो आपकी मदद करेंगे। सोशल मीडिया वाले सिर्फ मैसेज में लिख देंगे और बहुत बुरा हुआ आपके साथ, हम आपके साथ हैं, मदद करेंगे, जो वो सब झूठ है सर। एक्चुअली ना ये फेक है पूरा वर्ल्ड। हाँ, वो फेक वर्ल्ड में जीना नहीं चाहिए सर। वो मतलब एक तरह से मैं तो कहूँगा ब्रेन वॉश कर देता है सर, हमें वर्चुअल वर्ल्ड ही रियल लगने लग जाती है और वो बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस, बहुत बेकार है। काफ़ी बच्चे मतलब जो यूथ है हमारे इसको थोड़ा सा नेगेटिव तौर पे लेंगे, बट देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप किसी चीज़ को पसंद कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही है आपके लिए। वर्चुअल वर्ल्ड है एक्चुअली, दिस इज़ नॉट रियल। रियलिस्टिक लाइफ हम फिजिकल जो ज़िंदगी में जी रहे हैं, हम एक दूसरे को मिलते हैं, उसका वेल बीइंग जानते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उनकी हेल्प कर पाएँ, और इसमें तो मतलब एक्चुअली फेक है ज़िंदगी। मतलब मैसेज ड्रॉप कर दिया कि हाँ आई एम विथ यू, कॉन्डोलेंस कर दिया या पिटी फील कर दिया, दिस इज फेक। वेरी नाइस। तो उसको मतलब अगर हम कंट्रोल में अगर हम यूज करें तो मतलब हम कहीं ना कहीं इस डिस्ट्रैक्शन से ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़े। सृजन बहुत ही कूलली और कामली आंसर दे रहा है और किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कि टेंशन है, मतलब बिल्कुल कैजुअली बैठा हुआ है, और हम चाहते भी है कि हमारे पॉडकास्ट ऐसे ही हों। एक बात बताओ सृजन, तुमने 8th भी पढ़ाई की होगी, 9th भी पढ़ा होगा, 10th भी पढ़ा होगा, 11th 12th सब पढ़ा तुमने, तो उसमें बायो है, केमिस्ट्री है और फिजिक्स है। मतलब अभी मैं मैथ्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, 10th तक तो तुमने शायद मैथ्स पढ़ी होगी, 11th 12th में नहीं पढ़ी ना तुमने। सो जो 8th 9th 10th 11th और 12th की जो बायो है वो कितना हेल्प करती है? मतलब मैं कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो तुम 12th के बाद तुमने नीट की, मतलब एक 12th के अपार्ट फ्रॉम सिलेबस जो नीट की प्रिपरेशन की जाती है उसके अंदर जो सिलेबस होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। 8th 9th 10th 11th 12th का जो सिलेबस है उसके बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, वो कितना हेल्प करती है नीट के लिए या नहीं करती है? सर 8th 9th 10th की जो मतलब पढ़ाई है अपनी, वो एक तरह से फाउंडेशन है। तो हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे तो हमें आगे पढ़ने में हेल्प मिलेगी। तो डायरेक्टली ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन, कोई लाइन लिखी है वो उठ के आ जाए नीट में, लेकिन हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे, हमें आगे पढ़ने में मदद मिलेगी। अब आगे का टाइम भी बचेगा उससे, वरना हम वही पढ़ रहे हैं जो पहले पढ़ लेना चाहिए था। तो एक्चुअली वो बेस क्लियर मतलब स्ट्रॉन्ग कर देता है वो उस चीज़ का। बेसिक्स क्लियर होते हैं तो फिर आगे की जर्नी थोड़ी स्मूथ हो जाती है। अच्छा, ये सवाल है कोचिंग मतलब नीट की, टीचर्स या बुक्स, ये कितना हेल्प करते हैं, मतलब और क्या रेशियो हो सकता है इनका, मतलब इनकी इम्पोर्टेंस पे थोड़ा सा बताओ हम लोगों को। कोचिंग, टीचर्स और बुक्स का मतलब स्टडी मटेरियल जो तुम्हें मिलता है वहाँ से। सर टीचर्स का तो बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि स्टडीज़ के अलावा वो आपको पूरा टाइम मोटिवेटेड रखेंगे, आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ बताएंगे कि आपको आपकी गलतियाँ बताएंगे। अब ऐसा होता है कि स्ट्रैटेजी उतनी अच्छी नहीं बन पाती, मेरे साथ भी ऐसा था। मेरे सर ने, संचित सर हैं हमारे, तो क्या नाम है उनका? संचित जैन सर। अच्छा, संचित जैन सर। वो मुझे फिज़िक्स पढ़ाते थे, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। डिमोटिवेट हुआ था तो उसमें भी मेरी हेल्प करी। अब वो तो टीचर का ये काफ़ी बड़ा रोल रहता है कि भटके ना स्टूडेंट अपने रास्ते से। और फिर बाकी स्टडी मटेरियल का ये है कि वो एक प्रैक्टिस की तरह है, आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूरत पड़ेगी। अब नीट में क्वेश्चंस तो लगाने ही पड़ेंगे, एक वैरायटी चाहिए आपको, हर बार एक जैसा क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, यही है। फिर कोचिंग का अब ऐसा नहीं है कि आप ले जाके 2-2.5 लाख कहीं किसी कोचिंग में दे दीजिए तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप फ्री में करना चाहो फ्री में करिए, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अगर आप डेडिकेटेड। मतलब कहीं ना कहीं फोकस ज़रूरी है, फोकस ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक और सवाल है, अभी एम्स भोपाल में तुम पढ़ रहे हो, कितना टाइम हो गया है तुम्हें जाते हुए? अभी कुछ 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए। कुछ ऐसी नई आदतें डेवलप हुई हैं? ये प्लीज़ मतलब वैसी बातें मत बताना जो मतलब कुछ हाइड करके रखनी होती हैं, जो मतलब आप सोशल नहीं कर सकते उन सारी चीज़ों को। कुछ ऐसी नई आदतें, क्योंकि मैं जानता हूँ भाई, मैं बताना चाहता हूँ कि जब सृजन 9th और 10th में था तो इसके मम्मी पापा पीटीएम में आया करते थे
और उनकी सिर्फ एक ही शिकायत रहती थी, अगर तुम्हें याद होगा, तुम भी ये साथ में आते थे, उनकी सिर्फ एक ही शिकायत रहती थी कि सर ये आपको बहुत मानता है, एक्चुअली तुम शुरू से ही मुझे बहुत पसंद करते थे, तो ये आपको बहुत मानता है, आपकी बातें सुनता है, सर आप प्लीज, आप अगर कहेंगे कि ये बाहर निकल के खेले, मतलब ये खेलने भी नहीं जाता था, मतलब ये पढ़ाई में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था और घर में ही रहता था, इवन ये बाहर जाके दोस्तों के साथ खेलता भी नहीं था, इवन साइकिलिंग या बैडमिंटन या कुछ भी नहीं खेलता था। तो अभी ऐसी कोई आदतें डेवलप हुई हैं जो तुम्हारी बचपन में नहीं थी, कुछ हुई है? मैं यही कहने वाला था कि वहाँ जाके थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी मैंने बढ़ाई है अपनी। गुड, वेरी नाइस। शाम को क्लासेस के बाद थोड़ा खेल लिया, बैडमिंटन मुझे पसंद है सच में, कि पहले भी थोड़ा बहुत खेलता था यहाँ पर छोटे भाई के साथ। तो हाँ, फिज़िकल एक्टिविटीज़ बढ़ाई है, कोशिश कर रहा हूँ और बढ़ाऊँ, मतलब अब बस पढ़ने से तो कुछ होगा नहीं आगे। मतलब रहता है कि बस पढ़ाई से सब कुछ नहीं हो सकता, आपको थोड़ा सोशल भी होना पड़ेगा, लोगों से मिलना भी पड़ेगा, अपना फिटनेस का ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ के बिना तो मतलब अगर हेल्थ ही नहीं है तो सारी वेल्थ उसी में चली जाएगी। तुमने तो मेरे 5 मिनट बर्बाद कर दिए, हेल्थ इज़ वेल्थ, क्योंकि मैं हेल्थ इज़ वेल्थ वाला एक सवाल पूछने वाला था। इससे ये पता चलता है कि हम सवालों को बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बस एक आइडिया दे देते हैं कि इस लीग से हटके हम सवाल नहीं पूछेंगे। तुमने मेरा हेल्थ इज़ वेल्थ वाला सवाल बर्बाद कर दिया, बट फिर भी हम उस पर आएंगे। अच्छा, एक बात बताओ सृजन, ये इसी सवाल से रिलेटेड ये सवाल है कि हर एक चीज़ वक्त के हिसाब से करनी चाहिए, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया, तुमने बोला कि सोशल मीडिया सही नहीं है, तो मैं मानता हूं कि सही नहीं है, बट एटलीस्ट हम जब कोई चीजें करते हैं तो हमें शेयर करने का मन करता है कि हम लोगों से भी शेयर करें। तो वो सही एज नहीं है कि 9, 10 और 11, 12 में बच्चा है तो सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो जाए, वो अपनी पढ़ाई करने के बाद फिर कर सकता है। जी सर, सोशल मीडिया को पूरी तरह से नेगेटिव नहीं ऐसा रखा जा सकता, क्योंकि सोशल मीडिया का अपनी इम्पोर्टेंस है और लोगों के काम में वो काफ़ी मदद करता है। अब काफ़ी सारे ऐसे यूजेस हैं जो सोशल मीडिया के रहते हैं, हम उन यूजेस की जगह हम उसको एक नेगेटिव वे में यूज़ करने लग जाते हैं, मिसयूज़ करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। जब हम उसको कह सकते हैं कि उसके गुलाम बन जाए तो वो बहुत बेकार बात है। बिल्कुल सही। हम उसको अपने तरह से यूज़ करें, अपने काम में यूज़ करें तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब उससे हमारा काम और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उसमें प्रॉब्लम क्या है सर फिर? ग्रेट। ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ। उसका अगर आंसर सही तरीके से देना, मगर एम्स दिल्ली ना मिलने का दुख है या एम्स भोपाल मिलने की खुशी? ये तुम वाइजली आंसर देना सज्जन, ये सब सुनना चाहते हैं। एम्स दिल्ली ना मिलने का दुख है या एम्स भोपाल मिलने की खुशी है? सर सही बात बताऊं तो मम्मी ने पहले ही मना कर दिया था कि दिल्ली नहीं भेजेंगे तुमको, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो उनकी दिल की तमन्ना पूरी हो गई, मतलब तो उनकी तो तमन्ना पूरी हो गई। खैर, बाकी फिर मेरे पास एम्स भोपाल ही प्राइमरी चॉइस थी, दूसरा तो मम्मी पापा ने कहा तो यहीं झांसी से कर लो MLB में लेके। तो मेरे पास चॉइस थी नहीं कोई, तो एम्स भोपाल में मैं खुश हूँ और जो मतलब मैं चाह रहा था वो हो गया और बढ़िया है। यहाँ पर काफ़ी सही है, ऐसी बात नहीं है कि मैं उदास हूँ यहाँ पर रह के। एम्स भोपाल इज़ द बेस्ट चॉइस आई हैव गॉट। अरे वाह, वेरी गुड। मतलब ये होता है कि सेटिस्फैक्शन, बहुत बढ़िया। मतलब ये नहीं है कि कोई मतलब एक ग्रीफ है या एक पेन में हो कि अरे यार काश एम्स दिल्ली मिल जाता तो हम बहुत ज़्यादा, मुझे मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था ये वाला आंसर कि ये सेटिस्फैक्ट्री आंसर देगा और ही इज़ सेटिस्फाइड विथ हिज डेस्टिनी, राइट? कि मतलब किस्मत में था पढ़ाई और है सर। की। हाँ बोलो। भोपाल पास नहीं है, कभी भी घर की याद आई बस चले आए। अरे वाह, ये भी बहुत बढ़िया मैंने है। लोकेशन देख के सर एम्स भोपाल चूज़ किया था, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है घर आने की भी। तो तुम्हारे पास रह नहीं सकता ऐसा, मतलब वहाँ पर काफ़ी बच्चों का, मेरे जो बैचमेट्स हैं वो अक्सर कहते हैं कि घर इतना दूर है, हम जा ही नहीं पा रहे, मन होता है घर जाने का। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो मेरे साथ वैसा कुछ नहीं है, बगल में घर है, जब 4 घंटे 4-4.5 घंटे लगते हैं, 4-4.5 घंटे का रास्ता, अपना जब मन किया आ जाओ। वेरी नाइस, गुड। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है सज्जन के साथ। हर चीज़ मतलब ऊपर वाला, अगर आप इंसान अच्छे हैं और आप अगर मतलब सिंसेरिटी के साथ, वैल्यूज़ के साथ अगर आप सारी चीज़ें परसू करते चले जा रहे हैं तो ऊपर वाला भी आपकी हेल्प करता है। ऊपर वाले पे यकीन रखते हो सृजन? जी सर, बिल्कुल रखता हूँ। मतलब पूरी जर्नी में मेरा क्या ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि मैंने कुछ चाहा और वो मुझे मिल रहा है।
मैंने मुझे चाहिए था कि मैं पढ़ाई में थोड़ा फोकस बने, मुझे मिला। मुझे रिजल्ट चाहिए था, वो मुझे मिला। मैंने तो मतलब ये तक मांगा था कि मुझे चलो ठीक है, मुझे अपना रिजल्ट से लग रहा था कि ठीक है, मुझे कोई और बहुत अच्छा कॉलेज नहीं, अगर नहीं भी मिल पा रहा है, लेकिन मुझे एम्स भोपाल मिल जाएगा, मैं खुश हो जाऊँगा। और सच में मुझे एम्स भोपाल मिल गया था सर। मैंने बहुत दुआ करी थी कि एम्स भोपाल मुझे मिल जाए, और वो सच में मुझे मिला। वो कमाल की बात थी। तो मतलब कहीं ना कहीं ऊपर वाले पे भरोसा और स्ट्रांग होता जाता है। मतलब अगर आप जो चीज़ ड्रीम कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि हम अवॉइड कर दें बिल्कुल। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है आज के यंगस्टर्स जनरेशन में, सृजन तुम्हारी एज के लोग, जिनको इतना ज़्यादा मतलब रिलीजियस नहीं होते हैं वो लोग। मतलब रिलीजियस होना ज़रूरी है भाई। मतलब सर रिलीजियस ऐसे देखा जाए तो आप दिल से मानते हैं तो फिर आपको कुछ ढोंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है दूसरों को दिखाने की कि एक्चुअली भाई प्लीज ये देखिए आप, और इससे इंस्पायर हुई कि आपको ढोंग करने की जरूरत नहीं है कि मैं रिलीजियस हूँ। आप दिल से मानिए, और दिल से मानने वालों को ऊपर वाला सुनता भी है बात, मेरे ख्याल से। जी rather than if you are showing off, then God will never help you, but at least if you are demanding anything or everything from God, he will silently give you and you will be very much satisfied. Very good. ये बहुत ही प्यारा आंसर था, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ भाई, अब वही वाला सवाल जो सृजन ने बीच में ही उसको हेल्थ इज वेल्थ वाला कर दिया था। अब तुम जैसे एक डॉक्टर बनने वाले हो, देखो अभी तक तो डॉक्टर नहीं थे तुम, अब तो तुम मतलब कह सकते हो कि अब तुम 4-5 साल या 7 साल या 8 साल या MS कितना 8 साल 10 साल 5.5 साल का तो MBBS ही सर। 5.5 साल का MBBS, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, उसमें 3 साल लग ही जाएंगे। उसकी प्रिपरेशन भी अलग से पहले करनी पड़ती है, उसका भी एग्जाम्पल वो क्या एग्जाम रहता है, नीट PG। तो क्या पता, तो मतलब 10 साल मान करीब, थोड़ा और ज्यादा भी हो सकता तो और ज्यादा, मगर ये तो पक्का है ना कि डॉक्टर लगेगा नाम के आगे। हाँ, ये तो लगना ही है। अब तो लगा अब तो लगेगा ही, क्योंकि अब तो तुम एम्स में हो, पढ़ाई कर रहे हो, और शुरू से तुम्हारा बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, एक नॉर्मल एक एस्पिरेंट, नॉर्मल एक स्टूडेंट है, एक एस्पिरेंट है, वो जब हेल्थ इज वेल्थ बोलता है तो क्या फर्क है, और जब एक डॉक्टर बनने वाला वो हेल्थ इज वेल्थ बोलता है तो उसमें कितनी सच्चाई होती है और कितना पोटेंशियल होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंस बता दो सर। वैसे तो मैं अभी इस लाइन में बिल्कुल नया ही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जितना मैंने देखा है, एक नॉर्मल इंसान ने हेल्दी और अनहेल्दी के बीच में उतना डिफरेंस नहीं देखा होता जितना डॉक्टर देखता है हर रोज। बिल्कुल, वो हर रोज किसी अनहेल्दी को ट्रीट कर रहा होता है, जिसमें ज़्यादातर लोग एडवाइस देने के बाद भी वो अनहेल्दी बने हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ऐसी चीज़ें हैं कि इंसान ठीक कर नहीं पाता आराम से, काफ़ी दिक्कत होती है किसी को भी। अब आपका कुछ आदत बनी हुई है, उसको चेंज करने में काफ़ी टाइम लगता है। आप सुबह अगर 6 बजे उठ रहे हैं, कोई आपसे कहते 5:30 बजे उठो, तो उसमें ही आपको इतनी दिक्कत होगी, तो फिर बाकी तो लाइफस्टाइल वो चीज़ है। तो ये बात है कि हेल्थ फिर थोड़ी वाइड हो जाती है एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए। और बाकी अब डॉक्टर फिर ये भी बताएगा कि आखिर किस किस तरह से आप कट डाउन कर सकते हैं। लेकिन मेजरली जो देखा जाए, हम ब्रॉडली हेल्थ को एक तरह से कह सकते हैं कि वो फिटनेस के इक्विवेलेंट है। अच्छा, तो जितना आप फिज़िकल एक्टिविटी रखेंगे वही हेल्थ है, ये नॉर्मली ऐसे देखा जाता है। लेकिन हेल्थ में और भी चीज़ें आती हैं कि आप खा क्या रहे हैं, आपकी सराउंडिंग में आपके साथ लोग कौन है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, तो वो सब चीज़ें आ जाती हैं। अभी मेरे को इतना पता है, आगे मैं जाऊँगा, आगे जो मेरे और सीनियर्स होंगे उनको और ज़्यादा पता होगा। बिल्कुल, नो डाउट। सो मतलब कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप हेल्दी हो तो आप अपने पैरों पे खड़े हो, नहीं तो आप डिपेंड करते हो किसी दूसरे के ऊपर। अगर आप अनहेल्दी हो, मतलब क्रिस्प लैंग्वेज में अगर हम बात करें, डिफाइन करें कि अगर आप, इफ यू आर हेल्दी, then you are standing on your own feet, you are not depending on any other person, you can do whatever you want. But if you are unhealthy, then you have to rely on others. Actually, this is the concept. अच्छा, ये सवाल थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि कई लोगों को थोड़ा ख़राब भी लगे, बट एक्चुअली मतलब सृजन जो हमारे स्काई बैठे हुए हैं हमारे साथ, वो क्या सोचते हैं अपने करियर के बारे में, और उन्होंने अपने सराउंडिंग में बचपन से एकदम से यहाँ तक 18-19 साल के हो गए हो इस वक्त तुमने अभी तक जो एक्सपीरियंस किया कि आज के ज़माने में डॉक्टर्स को एक बिजनेसमैन के तौर पे बोला जाता है कि मतलब ये लोग बिजनेस कर रहे हैं,
आप कहीं भी जाइए तो शायद अगर रिपोर्ट्स, अगर कोई टेस्ट नहीं भी लिखवाना हो, उनको पता है कि ये प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व हो जाएगी, तो भी वो टेस्ट करवाएंगे, उनके पैसे खर्च करवाएंगे। तुम किस हद तक इस चीज़ को चेंज करने में, लोगों के परसेप्शन को चेंज करने में कोशिश करोगे कि हाँ, तुम अगर डॉक्टर बनते हो या अपना हॉस्पिटल शुरू करते हो तो किस हद तक तुम लोगों की मदद कर पाओगे और उनके परसेप्शन, उनके नज़रिए को चेंज करने में? सर अभी एक अच्छी बात ये है कि आजकल जो करिकुलम स्टार्ट हुआ है MBBS का, उसमें हमारी एक अलग से क्लासेस लग रही है, कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन करके। तो उसमें हमको वैसे ही ओरिएंट किया जाता है कि आप डॉक्टर किसी एक के लिए नहीं, आप पूरी कम्युनिटी के लिए बन रहे हैं और आपको सबके हिसाब से ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है, जिसके पास पैसा है बस वही ट्रीटमेंट। आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन पॉवर्टी में जी रही है, वो बिल्कुल सच्चाई है, छुपाई नहीं जा सकती, वो तो है ही। तो अब देखा जाए तो जैसे हर चीज़ की एक रेंज होती है। दवाइयों में जैसे अगर देखा जाए कि दवाइयाँ महंगी भी होंगी, सस्ती भी होंगी, वही सेम कॉम्पोजिशन रहेगा, एक कंपनी महंगे में दे रही होगी, एक सस्ते में दे रही होगी। अब वो एक डॉक्टर का काम है कि वो दवाई कौन सी वो लिख रहा है। एक यहाँ पर केस पेशेंट का भी आ जाता है कि आपको बिलीफ है कि नहीं उस कंपनी में या उस डॉक्टर में, कि मतलब बात ये है कि लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन रहता है कि ये चीज़ महंगी है तो फिर हमें हाँ ये अच्छी ही होगी, अच्छी होगी। लेकिन नॉर्म्स होते हैं कि ये कोई हर कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं कि दवाई का भी कॉम्पोजिशन है तो आपको वही रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बेचारे डॉक्टर्स कुछ फालतू में बदनाम है। हाँ, ये बात सही है कि जितना ज़्यादा कहा जाता है उतना है नहीं। डॉक्टर्स अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम अच्छा इलाज ही दें, सस्ता इलाज दें, ताकि पेशेंट ठीक हो जाए। अब एक पेशेंट ठीक करने से तो कुछ होगा नहीं। बिल्कुल सही। हम अगर कोई डॉक्टर बन रहा है तो उसका मतलब मेन जो प्राइमरी एम है वो तो यही है कि पूरी कम्युनिटी की सेवा करे वो। बिल्कुल सही। और रही बात इन्वेस्टिगेशंस की, तो हाँ वो थोड़े कट डाउन हो सकते हैं। कुछ डॉक्टर्स करते हैं वो थोड़ा एक क्या कह सकते हैं, सोशल ईवल कह सकते हैं उसको। अब हर तरह के लोग रहते हैं सर। बिल्कुल। तो पर फिर भी जो नई जनरेशन आएगी, मेरे बैचमेट्स हैं या मेरे साथ जो, हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सब चीज़ें ना हो। हम लोग उम्मीद रखते हैं और हम लोगों की दुआएं भी हैं कि तुम लोग मतलब थोड़ा सा कम्युनिटी के लिए भी काम करो। ऐसा नहीं है कि अपने लिए काम नहीं करेंगे। अगर कोई इंसान इतना मतलब पैसा लगा रहा है एक हॉस्पिटल को स्टैब्लिश करने के लिए, उसके पास स्टाफ भी होता है इतना सारा, तो उसको भी सैलरी देनी होती है, तो ही इज़ नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ सोशल सर्विस। करता है जितना उसके लिमिट में, जितना उसके क्या कहते हैं रीच में होता है, वो उतना कर पाता है, बाकी तो उसे चार्ज करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब एक सवाल पर्सनल थोड़ा सा फिर से ले लेते हैं कि पढ़ाई के अलावा किस चीज़ का शौक है तुम्हें सृजन? अगर हम पढ़ाई की बात करें सर, जैसे कि अभी मैंने बताया बैडमिंटन तो काफ़ी पसंद है मुझे। इसके अलावा मैं फुटबॉल भी खेला करता था, हालांकि अभी थोड़ा बंद कर रखा है, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। फिजिकल एक्टिविटीज़ 2 साल से ही बंद है। तो फिर तुम मतलब तुम्हें फोटोग्राफी में भी थोड़ा सा शौक है? फोटोग्राफी ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर रेंज में कंपटीशन होते रहते हैं, चलो कर ली ऐसे ही। बाकी फिर इसके अलावा स्केचिंग का थोड़ा शौक है, पहले बनाया करता था मैं, अभी तो टाइम उतना नहीं मिल पा रहा। ठीक है, वेरी नाइस। एक और सवाल है, क्योंकि नीट की प्रिपरेशन में 3 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं मेरे ख्याल में, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। सो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स में सबसे फेवरेट, जैसे अगर तुम्हें याद होगा मैंने 9th में एक चैप्टर पढ़ाया था तुमको बहुत साल पहले, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे, फिजिक्स और मैथ्स। एक सब्जेक्ट में वो बॉर्न इंटेलिजेंट थे और दूसरे में वो इंटरेस्टेड थे। मतलब आप समझ रहे हो डेडली कॉम्बिनेशन, मतलब कितना डेडली कॉम्बिनेशन है। मतलब एक सब्जेक्ट में बॉर्न इंटेलिजेंट है बच्चा, जैसे होता नहीं है कि बॉर्न टैलेंटेड बच्चे सिंगर पैदा होते हैं, डांसर पैदा होते हैं, स्पीकर पैदा होते हैं, ठीक है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। तो बॉर्न इंटेलिजेंट, और दूसरा उनको इंटरेस्ट था। तो जिस चीज में भी तुमने बोला वो 3 इडियट्स वाली मूवी में भी कि जिसमें इंटरेस्ट हो वो करो, तो उनको इंटरेस्ट भी था। तो दोनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया आया और उन्होंने एट पार काम किए हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तुम्हारे लिए बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा जो तुम्हें लगता था पढ़ने में? और इन तीनों के अलावा ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें तुम इंटरेस्ट दिखाते थे? सर फेवरेट तो सर बायो ही था। अच्छा, फेवरेट बायो था, इसी वजह से वो स्ट्रीम में भी चले गए। अच्छा।
और देखा जाए तो मैथ्स मुझे अच्छी लगती थी, तो फिजिक्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई मुझे। तो मतलब बायो, फिजिक्स हाँ और केमिस्ट्री ऐसे। ऐसे ही है। केमिस्ट्री अभी भी थोड़ी कम ही पसंद है मुझे, ज़्यादा अच्छी लगी नहीं। इसीलिए ना तुम्हारी अभी केमिस्ट्री वो वाली रियल लाइफ केमिस्ट्री भी अभी तुम्हारी हाँ सर, वो ऐसी ही है, वो भी नहीं है उसमें ना, कुछ नहीं। सोशल नहीं हो क्योंकि तुम ज्यादा, मुझे पता है। बट मतलब मैं एज अ होस्ट अभी तुम्हें कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, बट एज योर टीचर एडवाइस कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मिंगल अप होना लोगों के बीच में। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे मैं टीचर नहीं हूँ, यहाँ पे मैं एक होस्ट हूँ। अभी मैं अपने पॉडकास्ट के बाद थोड़ी सी सलाहें दूंगा सज्जन को। दूसरा ये है कि अच्छा, दूसरा सब्जेक्ट नहीं बताया तुमने, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स के अलावा ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो स्कूल टाइम में भी थोड़ा सा तुम्हें? स्कूल टाइम में सर मुझे एसएसटी बढ़िया लगता था। अच्छा, एसएसटी बढ़िया लगती हाँ, थी। सोशल साइंस, मतलब थोड़ा आसपास दुनिया में चल रहा है उसमें थोड़ा पता चल जाता था, मजा आता था कि हाँ Great. आसपास चल क्या रहा है उसके बारे में थोड़ा जाने। बाकी वहाँ जाके तो उतना थोड़ा कट ऑफ ही हो गया, मैं न्यूज़ वगैरह से घर आता हूँ तो देखता हूँ अच्छा ये सब हो रहा वरना है। नहीं, वहाँ नहीं देखते हो बिल्कुल न्यूज़? वहाँ मतलब और भी चीज़ें लगी रहती हैं तो उतना टाइम हो नहीं। अच्छा, ऐसा मतलब ऐसा तुम्हें लगता है क्या कि वैसे तो मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ किसी को कि अगर हम न्यूज़ से थोड़ा सा दूर रहें पढ़ाई के वक्त, तो हमारा काफ़ी दिमाग बैलेंस रहता है। क्योंकि अगर हम न्यूज़ देखेंगे तो आजकल तुम्हें पता है न्यूज़ में सिर्फ होते मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो मतलब हमारा दिमाग, हम कूल खो देते हैं अपना। हमें ये लगता है कि सारा हमारे लोगों के साथ ही हो रहा है, हमारे साथ ही हो रहा है, तो हम फोकस नहीं हो पाते। अच्छा है ना न्यूज़ नहीं देखते हो तो? हाँ, ये मतलब क्या है कि ये डिफरेंशिएट करना हमारे पास का नहीं है कि कौन सी न्यूज़ सच्ची है कौन सी झूठी है। एक्चुअली बिल्कुल सही। तो अब जब तक सच सामने नहीं आ रहा तो आप नहीं देखिए, अपना काम से काम रखिए। और हम उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो है नहीं। हाँ। कि हम वही करते रहे कि वीडियो डॉक्टर्ड है या इसमें कोई झूठ है कि सच है। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो अवॉइडेंस इज बेटर। यस। तो एक बात और बताओ कि अगर सृजन डॉक्टर नहीं होता तो क्या होता? क्योंकि तुमने एसएसटी बताया, तो क्या यूपीएससी के लिए सोचते कि कभी नहीं सोचा? कभी यूपीएससी तो सर कभी नहीं सोचा, मतलब थोड़ा मुझे उतना अच्छा लगा नहीं उसका, जितना टाइम निकल जाता है तैयारी में ही। क्योंकि कहीं ना कहीं आईएएस ऑफिसर भी तुम्हारे पास ही आएगा। चाहे आईएएस हो, चाहे कोई भी हो, इवन मिनिस्टर्स भी तुम्हारे पास ही आएंगे कहीं ना कहीं। वेरी गुड। अच्छा चलो, अब थोड़े पर्सनल जल्दी जल्दी कुछ सवाल पूछते हैं। फेवरेट एक्टर बॉलीवुड इंडस्ट्री में कौन है? फेवरेट एक्टर बॉलीवुड में सर अक्षय कुमार। अक्षय कुमार? हाँ सर। तो वैसे तो मेरा भी है। अक्षय कुमार क्यों? मतलब कॉमेडी की वजह से कि उसकी टाइमिंग, जो वो एक्शन हीरो है और सारी चीजें बहुत अच्छी करता है, उसके ऊपर सूट करती है। ऑल इन वन है ना वो। एक्चुअली बिल्कुल सही। एक्ट्रेस? एक्ट्रेस सर ऐसा तो दिमाग में नहीं आ रहा। ऐसा दिमाग में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि पहले भी बता चुका, इसकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, तो इस वजह से। एक्ट्रेस कोई सी नहीं अच्छी लगती कि कभी ध्यान नहीं दिया कि हाँ, क्योंकि अक्षय कुमार पे ज्यादातर एक्ट्रेस सारी बढ़िया है। सारी बढ़िया है। ठीक है। अगर हम साउथ इंडियन मूवी देखते हो? ज्यादा नहीं सर। नहीं, एक आध कोई एक्टर पता है? अल्लू अर्जुन। हाँ, पुष्पा टू देखी है? नहीं, देखी नहीं है लेकिन जानता हूँ। अच्छा, मतलब तुम्हें क्या लगता है कि अगर टाइम पास करना है तो बॉलीवुड मूवी देखनी चाहिए? टाइम पास मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब टाइम को अच्छे से स्पेंड करना हो, वर्थ हो टाइम पास करना हो तो बॉलीवुड मूवी कि साउथ इंडियन मूवी? क्योंकि साउथ इंडियन मूवी में तो आपने घूसा मारा तो वो जो विलन उड़ा तो वो दूसरे दिन गिरता है नीचे। मतलब इतना एग्जैजरेट कर देते हैं कि क्या। तो साउथ इंडियन मूवी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वैसे साउथ इंडियन में जैसे देखा जाए आरआरआर जो, अच्छा, आरआरआर तो काफी अच्छी मूवी लगी। बाहुबली काफी अच्छी। बाहुबली तो नो डाउट, मुझे आरआरआर से अच्छी बाहुबली लगी। हाँ, मुझे भी बाहुबली, और वो भी पहली वाली। पहली वाली अच्छा, दूसरी वाली अच्छी लगी? नहीं, वैसे तो दोनों ही अच्छी थी, दोनों ही कमाल की थी सर। तो अगर तुमने दोनों देखी ना, तो मेरा सवाल है ये, मतलब ये कोई ये वाले सवाल नहीं है जो मुझे बच्चों ने भेजे हैं या किसी के पर्सनल सवाल नहीं है, ये मेरा सवाल है। तो दे पाओगे क्या इसका जवाब? तुमने दोनों देखी है। एक्चुअली कटप्पा को क्यों मारा गया ये बता। सर वो बेचारा तो कंफ्यूजन में मर गया। वो कंफ्यूजन में मर गया कटप्पा। तो मतलब कुछ चीजें तो ऐसी होती है ना कि मतलब हमें समझ में ही नहीं आता कि हुआ क्यों वो। एक्चुअली क्या कटप्पा को फालतू में मार दिया गया। चलो ठीक है। और हॉलीवुड मूवीज देखते हो थोड़ी बहुत? हाँ। हॉलीवुड मूवीज आई थिंक आर मच बेटर देन बॉलीवुड मूवीज, तो बॉलीवुड मूवीज आर बेटर? सर आजकल तो मूवीज की क्वालिटी गिरती जा रही है ना, चाहे कहीं भी देख लीजिए। तो हॉलीवुड मूवी की कोई हॉलीवुड में कोई है कुछ अच्छी मूवी हो जो जिसका नाम याद हो? मैं मार्वल थोड़ा देखता हूँ। मार्वल देखते हो तुम? कैप्टन अमेरिका?
आयरन मैन, हल्क, इनमें से सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगता है? आयरन मैन। आयरन मैन। अच्छा, मुझे लगा कि Doctor मेरा Strange स्टूडेंट है, मुझे लगा मेरा स्टूडेंट है तो कैप्टन अमेरिका अच्छा लगता होगा। बट ठीक है, आयरन मैन नो डाउट अच्छा है बहुत, आयरन मैन। हल्क नहीं अच्छा लगता? हल्क सर तोड़ फोड़ को ज़्यादा ही करता है। और जैसे हमें पता है कि सृजन जो है हमारे स्काई, उनको तोड़ फोड़ और इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो हॉलीवुड में कोई एक्टर? आयरन अच्छा मैन का यही, ही सर, अच्छा आयरन मैन यही है, हाँ। टोनी स्टार्क, रॉबर्ट डाउनी जूनियर। हाँ। वेरी गुड। और एक्ट्रेस यहाँ भी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है क्या? हाँ यहाँ भी नहीं है। चलो अच्छा। तो कोई है ऐसा डॉक्टर जिसकी तरह बनना चाहते हो? कोई है कोई रोल मॉडल, मतलब पापा मम्मी के अलावा? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, तुम मुझे बता सकते हो कि मम्मी को जब तुम हमेशा देखते थे कि कितना ज़्यादा फोकस्ड है वो, मतलब काम से प्यार करती हैं वो, पापा का नो डाउट, उनका सोशल सर्विस करना, सारी चीज़ें। पापा मम्मी के अलावा कोई ऐसा फेमस डॉक्टर, जैसे मैंने भी नाम सुना, एक सरीन डॉक्टर है, बहुत फेमस है, लीवर के हैं, तो कोई ऐसा डॉक्टर जिसके बारे में कभी, लोकल भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है। सर एक डॉक्टर, एक नहीं वैसे दो। एक तो वो जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था। अच्छा, झांसी में कि कहीं और? झांसी में नहीं सर, दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में। क्या नाम है उनका? डॉक्टर तरुण ग्रोवर। डॉक्टर तरुण ग्रोवर। तो ये किस हॉस्पिटल के हैं ये मेदांता गुरुग्राम के हैं। अच्छा, मेदांता में है। हाँ, तो मतलब उनकी जो पर्सनैलिटी थी सर, उनको देखकर और इंस्पायर हुआ था मैं डॉक्टर बनने। क्या बात कर रहे हो? और ये कब हुआ था? ये क्या शेयर करोगे हमारे व्यूअर्स के साथ? जी सर बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये 2023 की बात है। अच्छा, लेटेस्ट? अभी 2023 में मेरा शायद सितंबर में ऑपरेशन हुआ था पैर का। हाँ सितंबर में, एक बार जून में विजिट हुई, फिर सितंबर। हाँ, तो उन्होंने मतलब इतना फ्रेंडली बिहेवियर था सर उनका, लग ही नहीं रहा है कि किसी डॉक्टर से बात, मतलब ऐसा रहता है ना कि बहुत बड़े डॉक्टर होंगे, ये तो बोलेंगे ही नहीं। इतना अच्छे से उन्होंने एक एक चीज़ मुझे समझाई थी, और मतलब कि कैसे क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, जो भी चीज़ें हैं मुझे मतलब बताया पूरा कि सर्जरी में आकर होगा क्या और कितना टाइम लगेगा ये सब। फिर उसके बाद ये भी कि अच्छा तुम बायो के स्टूडेंट हो, अच्छा आओ तुमको ये बताते हैं यहाँ पर इस तरह से रहेगा। वेरी गुड। तो काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद फिर बाद में जब मिलने गए, अभी एक बार फिर से फॉलोअप के लिए गए थे नीट के बाद ही, तो तब कह रहे थे कि हाँ अभी तुम्हारा, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, नीट के बाद मतलब एग्जाम के बाद के रिजल्ट के बाद? नीट के एग्जाम के बाद। अच्छा, रिजल्ट नहीं आया था उसका? तब रिजल्ट नहीं आया था। अच्छा अच्छा। तो जब फॉलोअप के लिए गए थे? हाँ, जब फॉलोअप के लिए गए थे तो फिर पैर देखा, उन्होंने कहा कि हाँ ओके इम्प्रूव हो रहा है कंडीशन, और बिल्कुल नॉर्मल रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया फुटबॉल खेलो तुम तो। अच्छा, ग्रेट। हाँ, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा उनको देखकर, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी, और इतना मोटिवेट करते हैं, और एकदम पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता। दूसरे वहाँ पर एक और डॉक्टर मिले थे, डॉक्टर सौरभ, मेदांता में ही थे? हाँ, वो पापा के बैचमेट थे। अरे ग्रेट। और पापा ने उनको कॉल लगाया था कि मतलब उनको पता चला था कि अच्छा वो उनके मतलब बैचमेट मेदांता में ही है, तो कॉल लगाया कि मिलने के लिए। तो वो ना जाने कहाँ थे, शायद बेंगलोर में थे या कहीं और थे। तो उन्होंने कहा कि मैं कल आऊँगा, मेरी फ़्लाइट या जो भी इतने बजे आ जाएगी। और अगले दिन कॉल लगाते हैं, फिर से बात होती है कुछ, और वो मतलब कहाँ पर मिले थे, हाँ ऑपरेशन मेरा हो चुका था, उसके बाद मैं बाहर डे केयर में था, और वो वहाँ खुद आए। ग्रेट। आते ही सबसे पहले पापा को हक किया, और मतलब कि अरे वाह कैसे हो यार। ग्रेट, बहुत बढ़िया। इतने कितने पुराने बैच में, मतलब 24-25 साल तो हो ही गए होंगे, और तब वो मिले होंगे। ग्रेट। तो इनसे तुम कुछ चीजें सीख रहे हो? मतलब एक जो ग्रैटिट्यूड है तो, और मतलब हम्बलनेस है। हाँ सर। तो ये इसको नहीं छोड़ना है कभी भी। मतलब तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे जैसे बैचमेट हैं बहुत सारे, या एक बात और, अच्छा हुआ इसने बता दिया, हम लोगों को भी मत भूलना। ऐसा ना हो कि हम लोग इलाज कराने आ जाएं और ये कहे अरे कह दो कि अभी बिजी है सर, डॉक्टर साहब बिजी हैं अभी, तो ऐसा तो नहीं करोगे ना? नहीं सर, मुझे तो यकीन है कि नहीं करेगा ऐसा। तो सज्जन स्काई मेरे लिए तो नहीं करेगा, बट
तो ये सारी चीज़ें जो जैसे तुम अब बता रहे हो पर्सनैलिटी, सौरभ, एक तो डॉक्टर सौरभ है जो पहले बताया, पहले क्या नाम बताया था? डॉक्टर तरुण। डॉक्टर तरुण। तो इनसे ना मतलब इंस्पिरेशन बहुत मिली है। हाँ। अच्छा, तुमने डॉक्टर तरुण को या डॉक्टर सौरभ को बताया कि तुम्हारा एम्स भोपाल में हो गया? नीट के बाद जब हम लोग गए थे तब उनको मतलब रिजल्ट के बारे में पता था। अच्छा, शायद रिजल्ट तब आ चुका था। हाँ, काउंसलिंग में थोड़ा टाइम लग रहा था, कुछ ऐसा ही था। तो उनको हाँ ये तो पता था कि अब MBBS स्टार्ट हो जाएगा मेरा। और अच्छा, मतलब रिएक्शन अच्छा था उनका? हाँ, पॉजिटिव? वो कह रहे थे कि मतलब थोड़े कॉलेज भी सजेस्ट कर रहे थे कि ऐसा लेना, कि ये एक, कुछ क्राइटेरिया बताए कि ऐसा ऐसा होना चाहिए और बाकी कोई टेंशन मत लेना। तो ये लोग बाहर के पढ़े होंगे कि यहीं के एम्स के ही होंगे ये लोग? डॉक्टर तरुण शायद ग्वालियर में पढ़े हैं। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारा कॉलेज ज़्यादा अच्छा है एक्चुअली। अरे ऐसी कोई बात नहीं, अरे मतलब बिल्कुल, तुम तो मुझे इतना यकीन है कि तुम सबसे ऊपर जाओगे। पता नहीं क्यों, मतलब मेरा अंदर से दिल कहता है, नॉट एज अ होस्ट ऑफ टुडेज शो लॉजिकली सेंसिबल वेयर टू पीपल मीट, डिस्कस एंड शेयर, बट एज योर टीचर, कि मैंने तुम्हें जो 2 साल तो नहीं देखा, मैंने तुम्हें 9 से अभी तक देख रहा हूँ मैं तुम्हें, और कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं। और किस्मत देखिए ऐसी सामने आई है कि इसका जो छोटा भाई है ये सृजन है, उसका छोटा भाई रुचिर है, आज मेरी क्लास में इस वक्त, और मैं उसका क्लास टीचर हूँ। तो कहीं ना कहीं मतलब किस्मत ऐसे लेके आती है सामने, और दोनों ही भाई मतलब इतने प्यारे और इतने अच्छे। वो भी बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है मेरी, मतलब अलग बिल्कुल रेप्लिकेट करती है पर्सनैलिटी। चलो अगला सवाल करते हैं कि अगर टाइम मशीन मिल जाए तुम्हें, हाँ सर। ठीक है, अगर टाइम मशीन मिल जाए और तुम 10 साल पीछे जाओ, हाँ सर। तो तुम ऐसा कौन सी चीज वापस लाना चाहोगे और ऐसी कौन सी चीज जीना चाहते हो, वो हमारे सारे व्यूअर्स को बताओ। खेलना कूदना थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है। हाँ, इतना ज़्यादा पढ़ाई में नहीं घुसे रहना चाहिए, कम से कम बचपन तो ऐसे नहीं निकालो, थोड़ा एंजॉय। समझ रहे हैं आप लोग कि खेलना कूदना कितना जरूरी है? मतलब सोशल मीडिया में तो नहीं जाओगे ना, मतलब अभी भी तुम फोन नहीं खेलना, मतलब फिजिकल एक्टिविटी। आप सुन रहे हैं, फोन नहीं, अभी भी वो फोन के लिए बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट कर रहा है कि फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो, बैडमिंटन हो जाए, थोड़ा रनिंग हो जाए, हाँ। थोड़ा सुबह उठ के वॉक कर लिया जाए, है ना। क्रिकेट खेलते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रिकेट में नहीं है ना शौक तुम्हें? बैडमिंटन, फुटबॉल। हाँ, वहाँ कॉलेज में, मतलब ये तो एक बहुत ही कॉमन सवाल है कि मुझे पता है, और मुझे उसका आंसर भी पता है कि अगर मैं इसको सवाल पूछूंगा तो इसका आंसर क्या होगा। तो अगर सबसे ज़्यादा जब तुम एम्स भोपाल में जाते हो, अपने कॉलेज में जाते हो, सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हो? सर फैमिली को तो मिस करता हूँ। हाँ, उसके अलावा क्या मिस करते हो? फैमिली में सर मेरा राडो भी आता है, पेट डॉग। अच्छा, पेट डॉग राडो, वेरी नाइस नेम, गुड। तो उनके अलावा, वो तो फैमिली का हिस्सा है ना एक। हाँ। तो उनके अलावा किसको मिस करते हो? झांसी की सड़कें मिस करते हो कि कोई, अच्छा कोई खाने की शौकीन हो कि मतलब जब तुम यहाँ आते हो या जब तुम पहले भी झांसी में थे भोपाल से पहले, है तब भी तुम, हाँ क्या बताओ जरा। सर यहाँ का अवध फूड बहुत मिस करता हूँ। अवध फूड? हाँ, तो अभी हम लोग पॉडकास्ट के बाद मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, हम लोग अवध फूड में कुछ ना कुछ खाएंगे। तो इसके अलावा कोई समोसे की दुकान या आलू की, ये सब तली भुनी चीजों का शौक नहीं है तुम्हें ज्यादा? नहीं खा लेता हूँ सर, ये भी बढ़िया है। भोपाल में अभी कुछ खाना भोपाल पीना? में मतलब वैसे नॉर्मली हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन ये अवध फूड क्या है कि यहीं का जो कह सकते लोकल फूड है वो अलग बात रहती है। चलो, मैंने तुम्हारा काफ़ी टाइम ले लिया। एक आखिरी सवाल कि लॉजिकली सेंसिबल का जो पॉडकास्ट मैंने शुरू किया है, और उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू, लॉजिकली सेंसिबल वेयर टू पीपल मीट, डिस्कस एंड शेयर, तो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो यंग जनरेशन है, जो तुम्हारी एज के हैं या तुमसे छोटे हैं, जो अभी नीट की प्रिपरेशन करेंगे, और सिर्फ नीट के लिए नहीं, IIT के लिए भी करेंगे, UPSC के लिए भी करेंगे, CA भी बनेंगे, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, उनके लिए तुम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही क्या कहना चाहते हो? सर एक तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, अपने जो टारगेट है वो फिक्स होना चाहिए अपने दिमाग में। और दूसरी बात यही जो मैंने पहले कहा था कि बाहर जाने की उतनी ज़रूरत नहीं है, घर पे रहकर तैयारी करिए और पेरेंट्स के सुपरविज़न में रहिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। और बाकी टेंशन नहीं लेनी है, जो होगा सही होगा। जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सृजन, तुमने टाइम दिया और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। मैं सबसे ज़्यादा तो मैं इतना खुश हूँ कि मैं उस स्टूडेंट के साथ बैठा हूँ जिसको मैंने 9th और 10th में, तुम्हें ईयर याद है मैंने तुम्हें कब पढ़ाया था? कुछ है याद? सर ईयर मेरे ख्याल से 9th में 2022
नहीं 2020 था शायद। हाँ 2020 था मेरे ख्याल में। तो 2020 में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब मैंने ये तो सोचा था कि ये कुछ अच्छा करेगा, मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इसके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँगा। और सच बताऊँ मतलब यहाँ पे मैं बिल्कुल भी वैसी बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम पॉडकास्ट पे बैठे हुए और मैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। एक टीचर के लिए जो मास्टरपीस होता है ना, एक पेंटर होता है जो वेट करता है अपने मास्टरपीस के लिए, एक टीचर होता है वो भी उसके लिए एक मास्टरपीस होता है कि उसका बच्चा उसके सामने बैठा हुआ हो और सक्सेसफुल हो चुका हो, सक्सेसफुली हो तुम एक तरीके से। और मैं दुआ करता हूँ दिल से और पूरी लॉजिकली सेंसिबल टीम की तरफ से, पहले तो मैं अपना एज अ टीचर दुआ करता हूँ कि तुम जहाँ भी जाओ इतना ज़्यादा सक्सेस मिले तुम्हें, मतलब तुम जो स्काई होता ना, स्काई मतलब आसमान की ऊंचाइयों की तुम सक्सेस को टच करो। और दूसरा पूरे लॉजिकली सेंसिबल टीम की तरफ से मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ और विशेष देना चाहता हूँ कि तुम बहुत आगे बढ़ो, बहुत ज़्यादा आगे। थैंक सर यू। मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आपकी विशेष के साथ ही मतलब कर पाया सर ये सब। अरे ठीक, सर मतलब बाकी सब अलग चीज़ है लेकिन ब्लेसिंग्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नो डाउट बहुत ब्लेसिंग्स हैं हम लोगों की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।